हेलो बेटी, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। देखो भाई, आज जो हम अपना टॉपिक करेंगे वो करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंप्लीटली देखेंगे कि किस तरह से आया था। उससे पहले ये जो कर्व था इसमें कुछ चीजें देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट के बारे में हम बोलेंगे, हुक्स लॉ के बारे में बताएंगे कि भाई हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर ये बोलेंगे इलास्टिक लिमिट है, तो हम पहले वो जान लेते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है और हुक्स लॉ क्या होता है। तो कर पढ़ चुके हैं हम, इलास्टिक लिमिट भी देख चुके हैं और हुक्स लॉ भी देख चुके हैं। तो अब देखो भाई क्या होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपको क्या कहता है? हुक्स लॉ आपको ये बताता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस या फिर द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स, और कौन सा वाला? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब हुक्स लॉ आपके पास स्टेटमेंट देता है। हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेन हमारे पास आएगा। लेकिन वो कब तक? वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट लिमिट तक, और उस लिमिट को आप क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो एक्चुअली व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं, और उस फोर्स तक वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट क्या चला जाएगा? वापस अपनी उसी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम फोर्स होती है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स की लिमिट है वो, तो आप उसको इलास्टिक लिमिट बोल देते हो। इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया और वो आफ्टर रिमूवल वापस से अपनी पोजीशन पर चला गया, तो क्या हो गया भाई? इलास्टिसिटी को शो करेगा। इलास्टिसिटी यही तो प्रॉपर्टी होती है। इफ यू कंप्रेस और स्ट्रेच एनी ऑब्जेक्ट एंड इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? इलास्टिक लिमिट क्या होगी? इलास्टिक लिमिट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करने का तरीका हम देख ही चुके थे। कैसे मेजर करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स? व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वही क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? जितना आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना ही क्या जनरेट हो जाता है? रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, यू कांट मेजर बाय गेटिंग इनटू द वायर। आपको तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही मेजर करना पड़ेगा। वायर के अंदर तो घुसकर नहीं देख सकते हो कि भाई कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, या फिर हम तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हाँ हमारे पास एक वायर थी, इसको हमने इतना डिफॉर्म किया, ये वापस चली गई। दैट मीन्स जितना हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो अंदर भी कोई ना कोई फोर्स जनरेट हुआ है जो इसको उसी फोर्स से वापस लेकर चला गया। ठीक है, अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा होता अंदर वाला कम, तो ये कुछ ना कुछ वायर नीचे ही रह जाती, ऊपर जाती ही नहीं। तो वो वहां से हम क्या करते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स को काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या कहता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप्लाई। ठीक है, अब अगर हम यहां से स्ट्रेस, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देन वी विल गेट इक्वल टू इनटू में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट इज ई। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट ई। ठीक है, और ये क्या है? ई यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको आप कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा? E इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन, बट इट डजंट डिपेंड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्यों?
क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, मटेरियल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल के पास होती है, उसको बाहर की दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। मटेरियल के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करती है, बाहर की किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो क्या चेंज होगा, तो अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन चेंज होगा, उसी अमाउंट में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्चुअल में एक चीज के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो E है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो E होता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप, कितने टाइप के होते हैं भाई ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड थर्ड इज रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये तीनों है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन एक लेंथ की अक्रॉस है तो क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर स्ट्रेन एक वॉल्यूम की अक्रॉस है तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। और अगर स्ट्रेन शियरिंग स्ट्रेन है तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो रिवीजन हो गया हमारा। अब देखो भाई, अगर आप लोग ये जानना चाहें कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, कंसिडर करते हैं विच इज, क्वेश्चन है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, रबर ज्यादा इलास्टिक है या फिर स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक है बताओ। चलो देखो, एक आपके पास रबर की वायर है, रबर की वायर है, इसको आपने खींचा, थोड़ा सा फोर्स लगाने से खिंच गई, ठीक है, इतना इंक्रीज हो गया। दूसरा स्टील, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद क्या हुई, डिफॉर्म हुई। तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक हो गया हमारे पास, इलास्टिक कौन होता है, जो है तो डिफॉर्म ना हो, डिफॉर्म होकर वापस अपनी पोजीशन पर चला जाए, ठीक है। तो किसको आपको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, स्टील को या रबर को, ऑब्वियसली स्टील को। तो स्टील के पास क्या होगा, ज्यादा, अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा तो स्ट्रेस क्या हो गया, ज्यादा। स्ट्रेन तो सेम ही लेना है, ठीक है, स्ट्रेन सेम लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हम तो सिर्फ इतने से के लिए देखना चाहते हैं कि इतना सा इंक्रीमेंट करना चाहते हैं स्टील में भी और रबर में भी, ठीक है। अब देखना चाहते हैं कि फोर्स किस में ज्यादा लगा, तो किस में ज्यादा लगेगा, स्टील में। तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हैंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब ये इन चीजों का हम अपने जो हमारा ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसमें हम यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिवाइज्ड वंस, ओके। नाउ जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमें रिलेशन देता है, व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ग्राफ। तो ये क्या है भाई, इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट गिव्स अस रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन देता है, बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसी भी गिवन वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। तो होता कैसे है, ये देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव अ वायर, ये हमारे पास एक वायर है, इसको मैं नाम दे दूं ए, रेफरेंस वायर है, ठीक है। और यहां पर मैं कोई दूसरी वायर ले लूं बी, ओके, ये है वायर बी, लेट अस से यहां तक की मैंने लेंथ ले ली, ये है वायर बी। अब इस वायर में भी क्या रखा हुआ है, एक पैन लगा रखा है हमने नीचे, ताकि हम उसमें क्या लगा सके, कोई वेट डाल सके, ठीक है। यहां पर भी हमने थोड़ा बड़ा टाइप का पैन लगा रखा है। ये हमारी जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो वायर है बी वाली, और ये कौन सी वायर है, ये रेफरेंस वायर है, ठीक है, रेफरेंस वायर, ये एक्सपेरिमेंटल वायर है। इस पर हम सारी प्रतिक्रियाएं देखेंगे कि कैसा कैसा क्या कुछ है। ये पैन है, ये भी पैन है, दोनों पैन हमने क्यों लगाए, बिकॉज ये वायर क्या रहे, स्ट्रेट रहे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम दोनों पैन्स में कुछ ना कुछ वेट रखेंगे ताकि वायर कैसे रहे, स्ट्रेट रहे, इसमें कोई भी किंक ना पड़े, ऐसा ना हो कि कहीं से भी वायर मुड़ी हुई हो, ठीक है। अब ये वाली वायर हमने क्यों ली, हमें क्या जरूरत थी, हम जब मेजर करना चाहते तो एक स्केल रख लेते यहाँ पर, क्यों एक और वायर का खर्चा किया, एक पैन का खर्चा किया, फिर वेट रखना पड़ा। तो व्हाई वी टेक द रेफरेंस वायर, तो क्यों लेते हैं, ताकि अगर इन केस गलती से कभी ऐसा हो जाए टेम्परेचर वगैरह की वजह से कुछ चेंज हो जाए वायर की लेंथ में,
तो वो हम नोटिस कर पाए, क्योंकि इसकी तो हमें फिक्स पता है, इस पर तो हम कोई वेट वगैरह कुछ लटका ही नहीं रहे, सिर्फ ये छोटा सा लटका रहे हैं, वो दोनों में बराबर वेट होगा, जो इनिशियल वेट हम लटकाएंगे ना वो दोनों में बराबर होगा। क्यों? ताकि इन दोनों में किंक्स ना बने, ठीक है। अब उसके लिए है सिर्फ, अब ये क्यों ली, ताकि अगर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चेंज हो रहा है तो वो चेंज ना हो, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चेंज हो, जो भी चेंज हो रहा हो वो चेंज ना हो, इसलिए क्या लिया गया है, ये रेफरेंस वायर ली गई। मतलब चेंज तो होगा ही भाई, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो हो सकता है कुछ चेंज हो, बट हम क्या कर सके, उससे हमारी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको भी यहाँ पर एरर कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये इतनी एरर भी आ गई थी, ठीक है, उसको देख लेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है, इतना चेंज किसकी वजह से हुआ है, एक्सपेरिमेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ होता है, एक तो होता है इस पर मेन स्केल, मैं इसको एम से डिनोट कर देती हूँ, दूसरा इस पर क्या होता है, दूसरा इस पर होता है एक वर्नियर स्केल, ठीक है, इसको मैंने वी से डिनोट कर दिया। तो अब देखो, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, दोनों स्केल को लगाते हैं, ये जो वायर है इससे एक पॉइंटर पी लगा देते हैं वर्नियर स्केल पर। अब क्या होता है भाई, मेन स्केल हमें रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, वर्नियर स्केल हमें क्या दिखाएगा, छोटी से छोटी कैलकुलेशन दिखा सकता है। आपने वर्नियर स्केल देखा होगा तो वहां पर क्या है, छोटी से छोटी 1 मिलीमीटर तक, 1/10 मिलीमीटर तक हम क्या देख सकते हैं, वहां पर एरर को भी नोटिस कर सकते हैं और वहां पर डायमेंशन चेंज को भी नोटिस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज हियर वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। अभी ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, ये वायर का एक्सपेरिमेंट भी है, तो आप उसको इजीली अच्छे से वहां पर भी समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसा सेटअप होता है हमारे पास। अब कुछ वेट इनिशियली इसमें रखा है और कुछ इसमें भी रखा हुआ है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेट को इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, वेट इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, और हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर बताती हूँ। देखो, लेट अस से यहाँ पर हमने कुछ फोर्स लगाया और उसको फोर्स पर यूनिट एरिया हमने निकाल लिया। लेट अस से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, ठीक है। लेंथ कितनी थी इनिशियली, एल, तो यहाँ पर स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल और स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने फोर्स मेजर किया और क्या मेजर किया, डेल्टा एल बाय एल मेजर किया, ठीक है। दोनों चीजें हम मेजर करेंगे। तो हमने देखा इनिशियली 0 पर कितना स्ट्रेन है, 0, फिर हमने देखा इसकी कुछ वैल्यू हुई तो यहाँ पर स्ट्रेन की भी कुछ वैल्यू मिल रही है, फिर देखा यहाँ पर कुछ वैल्यू बढ़ी, यहाँ पर कुछ और वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगी, रीडिंग्स आ जाएंगी। अब ये रीडिंग्स आने के बाद हम इनको किस पर ड्रॉ करेंगे, हम इनको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। और जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो देखो हमें किस टाइप का ग्राफ मिलता है, देखो भाई इस तरह से, इस तरफ हम क्या लेंगे, स्ट्रेन, यहां पर हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज होता चला जाता है। इनिशियली क्या होता है, हमने एक स्ट्रेस हमारा अगर एक है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेन भी कितना है, 1, स्ट्रेस 2 है तो स्ट्रेन भी 2, स्ट्रेस 3 है तो स्ट्रेन भी 3, स्ट्रेस 4 है तो स्ट्रेन भी 4। इस तरह से हमारे पास कुछ दूरी तक क्या मिला हमें, बिल्कुल स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिली, इसमें कहीं पर भी कोई भी मतलब मोड़ वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए और इसको मैं बोल दू पॉइंट, इसको ओ और इसको पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो भाई ये जो पॉइंट ए है, यहां तक हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारे पास स्ट्रेन भी बढ़ता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इतने तक हुक्स लॉ को क्या कर रही है, कंप्लीटली फॉलो कर रही है, इस लिमिट तक, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रही है, ठीक है। ये देखा हमने। तो यहां तक जो ग्राफ का ये पोर्शन हो गया ओ से ए तक, ये कौन सा पोर्शन हो गया कि यहां तक इस पोर्शन में जो हमारी वायर है वो किसको फॉलो अप कर रही है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि इस पॉइंट में, ये तो हमारे पास हो गया पॉइंट ए, ये वाला जो पोर्शन है ए से बी तक का, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने
स्ट्रेस तो बढ़ाया थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया बट स्ट्रेन कितना बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। उस थोड़े स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ए बी, इसके लिए हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। बट साथ साथ जैसे ही हमने क्या किया, हम यहाँ पर वेट लगा रहे थे। अब एक चीज तो हमने देख लिया कि वायर एक्सटेंड हो रही है, फिर हम वेट्स को हटाकर भी देख रहे थे कि ये वायर वापस जाती है या नहीं। ठीक है, लेटस से हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स लगाते गए। अब हमने देखा कि 9 किलो तक वापस जा रही है, मतलब 9 किलो तक 1 किलो पर वापस चली गई, 2 किलो हटाने पर वापस, 3 पर भी वापस, 4 पर भी वापस, फिर 9 किलो पर भी वापस। लेकिन जैसे 10 किलो किया तो वापस नहीं गई। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब इलास्टिक लिमिट से बाहर हो चुका है फिर उस टाइम पे। तो क्या हुआ हमारे पास, यही चीज है कि हम साथ साथ ये भी चेक करते जा रहे थे कि कहां तक वायर वापस जा पा रही है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, दोनों चीजें मेजर कर रहे हैं कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं, और दूसरा क्या कर रहे हैं कि जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेन है या नहीं, और वेट हटाने पर, फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी पोजीशन पर जाती है या नहीं। ठीक है, तो ओ से ए तक ये क्या कर रही है, हम आपके पास हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, बट ए से बी वाले पोर्शन में हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, अब ए से बी वाले पोर्शन में हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर क्या, हमें दूसरी कंडीशन देखी हमने, और दूसरी कंडीशन क्या देखी कि अगर आप वेट को हटा देते हैं तो क्या वायर वापस चली जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर बी पर भी जाने के बाद वेट हटाते ही ये वायर वापस चली जाती है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि जो ए बी पोर्शन है उसमें हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, बट अगर हम वहां पर वेट हटा दें तो वायर वापस ओ पर चली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हुआ, इसके बाद आपका जो ग्राफ बना फिर से वो कैसा बना, नेक्स्ट आगे जैसे हमने स्ट्रेस बढ़ाया तब क्या हुआ, जैसे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया तो ये क्या हुआ, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये पॉइंट हमने बोल दिया पॉइंट सी, हमने पॉइंट सी तक देखा, जैसे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के लिए अगर हम वेट को वापस हटाएं तो क्या ये जो पॉइंट है ये वायर एग्जैक्टली वापस आती है। तो हमने देखा कि ये वायर उस टाइम पे एग्जैक्टली वापस नहीं आती। ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बन रही हुई, तुम सीधी बना लेना विद स्केल। तो ये देखो यहां से ये एग्जैक्टली सेम अपने पाथ से वापस नहीं आती, बट क्या होती है, इस तरह से वापस आती है, और यहाँ पर ओ ओ डैश, मतलब जब फाइनली जब ये वापस आना रुक जाती है तब हम देखते हैं कि इसकी इतनी लेंथ, ये ओ ओ डैश क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो हम वहां से क्या अनुमान लगा देते हैं, हम वहां से ये बता देते हैं कि इस टाइम पे ये जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इसको आप क्या बोल देते हो, इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर ए पॉइंट को आप क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है ये, क्यों, क्योंकि यहां से ओ से ए तक ये क्या कर रहा है, बिल्कुल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बिकॉज विद इन द रीजन ओ ए द वायर इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ। यू हैव टू राइट डाउन इट कि विद इन द रीजन ओ ए द वायर इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ कंप्लीटली। ओ ए जो रीजन है उसमें वायर हुक्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रही है। तो आपके पास ए जो हो गया, ए के बाद नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की मतलब लिमिट आ गई। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन था ना स्ट्रेस और स्ट्रेन में, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास ए बी। तो ये जो ए बी रीजन है इसमें वायर, इस रीजन के लिए आप क्या लिखेंगे, इन द रीजन ए बी द वायर डज नॉट फॉलो द हुक्स लॉ। वायर ए बी रीजन में वायर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट इज स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, बट the wire regain its original shape if we remove the stress at point B, then the wire regain its original shape, so we call the point B as elastic limit। point B को हमने क्या बोला, elastic limit बोल दिया। ठीक है, after the elastic limit
इफ वी फर्दर इंक्रीज, ये पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ओ ए रीजन का, ठीक है। सेकंड पॉइंट किसके लिए लिखेंगे, ए बी रीजन के लिए लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट किसके लिए लिखेंगे आप, बी सी रीजन के लिए। और बी सी रीजन के लिए पॉइंट कैसे बना के लिखेंगे, इफ वी फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेस then we come across a point C such that if we remove the stress at that point C, then the wire does not regain its original shape, but there remain some change in length, ठीक है। और वो लेंथ कितना चेंज रह जाता है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा एल, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एल हो जाता है, ये ओ डैश, इसको आप क्या बोल देते हैं, परमानेंट सेट। एंड दिस डेल्टा डैश और ओ डैश इज नोन एज परमानेंट सेट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, परमानेंट सेट कहते हैं, ठीक है। ये कौन से पॉइंट से आता है, सी पॉइंट के बाद आपको परमानेंट सेट मिलता है। तो देखो भाई यहां पर इस सी पॉइंट को आप क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, ठीक है। यहां पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है, ओ डैश है, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। कि भाई यहां तक हटाने के बाद भी कुछ वैल्यू को छोड़ देगा, बट फिर भी वापस तो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने फर्दर थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये वायर क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। ये क्या हो गया आपके पास पॉइंट डी। और फिर अगर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ ऐसे, ये है आपके पास पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सी डी रीजन है, इस रीजन में वायर ने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट है, इसको आप यील्ड पॉइंट क्यों बोलेंगे, या तो पॉइंट ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ या फिर यील्ड पॉइंट। मतलब ये वायर की मैक्सिमम लिमिट थी, इसके बाद वायर ने खुद से ही फ्लो करना शुरू कर दिया, उसके जो अंदर वाले फोर्सेस थे वो परमानेंटली डिफॉर्म हो चुके हैं, जो अंदर वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स थे वो परमानेंट डिफॉर्म हो चुके हैं, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इसके बाद पॉइंट फोर्थ लिखेंगे आप सी डी रीजन के लिए। तो सी डी रीजन के लिए क्या लिखेंगे, आफ्टर द पॉइंट सी इफ यू फर्दर just small stress, then the wire starts to flow, ठीक है। वायर क्या करना शुरू कर देती है, फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये आपके पास सी जो पॉइंट है वो कैसा है, यील्ड पॉइंट है, और इसके बाद क्या करने लग जाती है, वायर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो देखो भाई सी आपका यील्ड पॉइंट हो गया, इसके बाद ये वायर क्या करने लगी, फ्लो डाउन करने लग गई। अब आप क्या देखोगे कि इसके बाद अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हो तो आपको रीजन क्या मिलेगा, ये डी ई एफ रीजन वायर के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, आफ्टर पॉइंट डी इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस somehow if we increase the stress then there is a curved line between stress and strain। जो stress और strain है उसके बीच में क्या है, एक कर्व्ड लाइन बन चुकी है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस बढ़ने के साथ स्ट्रेन भी बढ़ना शुरू कर देता है, और वायर में क्या बन जाते हैं, आप देखेंगे कि क्या बन चुके हैं वायर में, नेक्स एंड वेस्ट्स बन चुके हैं। मतलब आपको क्या दिखाई देगी, वायर थिन हो चुकी है, और कभी आपने अगर रबड़ को तोड़ के देखा हो तो बहुत पतला सा, फिर थोड़ा मोटा, फिर पतला, इस तरह से हो चुका होता है, ठीक है। ये जो आपके पास पॉइंट है यहां से, ये जो आपके पास इधर स्ट्रेस, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग, ये यहां से क्या बनेगा, ओ ई डैश बोल दो मैं इसको, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको क्या बोल दूं, ओ सी डैश। तो जो आपके पास ये सी डैश है, ओ सी डैश, इसको तो आप क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कि एक्चुअली कितना वेट मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। ओ ई डैश क्या हो गया आपके पास, ओ ई डैश हो गया आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। क्या हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब आप ये कहोगे कि मैडम अगर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया तो ये क्या है, ये वाला जो ई एफ पोर्शन है ये किसको दिखाएगा। तो ई एफ पोर्शन आपके पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझो एक बार, जब
आप देखोगे कि जैसे ही वायर फ्लो डाउन होना शुरू हो गई, उसमें नेक्स एंड वेस्ट बनना शुरू हो गए, तो हम मान लो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगर 10 के बाद भी आपको लग रहा है कि यार वायर तो टूटेगी, तो आप 10 में से वजन क्या कर दो, 9 कर दो, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि वायर रुकती नहीं है। 8 कर दिया तो भी वायर रुकती नहीं है और फाइनली वो टूट ही जाती है। तो ये जो एफ है ये क्या है आपके पास, ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर आकर वायर टूट जाती है, ब्रेकिंग पॉइंट। और ये स्ट्रेस देखो, स्ट्रेन इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हमने इतना ज्यादा कुछ क्यों पढ़ा, देखो भाई फाइनली अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना पूरा। अब हमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ा, तो हमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे पास हमें डेली लाइफ में जो भी चीजें बनानी होती हैं उनको लेकर हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे कोई क्रेन के लिए बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो हर चीज के लिए देखना पड़ता है कि अगर उस पर वेट जा रहा है तो आप कितना उस पर से वेट जाने दे सकते हो, कितना वेट उस पर से जाएगा तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा, या फिर क्रेन है उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उससे कितना वेट आप बियर अप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से क्या है आपके पास, इस वजह से ये पूरा कंप्लीट कर्व हमने स्टडी किया है, और ये कर्व हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन सारी चीजों के। किसी भी मटेरियल के कर्व को देखकर आप बता सकते हैं कि वो मटेरियल कैसा है, ठीक है। इस कर्व के बेसिस पर आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कर्व को शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कर्व में, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, वेयर द स्ट्रेन इज 0, स्ट्रेस इज ऑल्सो 0। फिर आपने ए पॉइंट तक देखा। ए पॉइंट तक आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपने स्ट्रेस को बढ़ाया वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज होता चला गया। आफ्टर दैट जैसे ही आपने ए से बी पोर्शन के लिए स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ा। तो हमने क्या कह दिया कि ओ से ए तक तो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी चलती आ रही है, हुक्स लॉ ओ भी होता आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ओ ए डैश बन गया, ये यहां से यहां तक, इसको अगर आप बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, ये जो ओ ए डैश ये आपके पास क्या बन गया, प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस। मतलब जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट ओ बी तक, बी तक भी हमने देखा कि जैसे आपने वायर को अनलोड किया, उसका स्ट्रेस 0 कर दिया, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुकी है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपके पास, जो ओ बी पोर्शन है ये भी किस में हो गया, अब ये हुक्स लॉ में तो नहीं है लेकिन इलास्टिक लिमिट में तो है। अब हमने देखा कि बी पॉइंट से कुछ थोड़ा सा बढ़ाते ही वापस वायर अपनी उस पर एक्चुअल पोजीशन पर नहीं आ रही है, तो हमने बी को क्या बोल दिया, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यहाँ पर बी डैश, अगर मैं यहाँ पर निशान लगाना चाहूँ तो बी डैश, और वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बी से सी वाला पोर्शन देखा। अब जब बी से सी वाला पोर्शन देखा तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, इस बी से सी वाले पोर्शन में आपने थोड़ा सा स्ट्रेस तो थोड़ा सा बढ़ाया बट स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब हम दूसरी चीज भी साथ साथ फॉलो अप करेंगे कि क्या कंप्लीट स्ट्रेस रिमूव करने के बाद वायर एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पर आ पा रही है, तो यहां से वायर एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पर नहीं आती है। क्या होता है इसमें, ये वायर यहां पर आकर रुक जाती है, ओ ओ डैश, मतलब इतना डिफॉर्मेशन हो जाता है उसमें। तो आप इसको क्या बोल देते हो, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। कि मतलब वायर आ तो रही है बट इतनी ज्यादा नहीं आ पा रही है, इतना सा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पा रही है, वो क्या कर देती है, थोड़ा सा उसमें क्या रह जाती है, डिफॉर्मेशन रह जाती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास सी पॉइंट के बाद आपने थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज किया, वायर क्या करना शुरू कर देती है, बहना शुरू कर देती है, फ्लो करना शुरू कर देती है। तो ये हो गया आपके पास सी डी पोर्शन। जो सी पॉइंट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, या फिर जो ओ सी डैश आपके पास स्ट्रेस है इसको क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। और ये क्या होता है कि कोई भी वायर एक्चुअली कितना स्ट्रेस बियर कर सकती है। नेक्स्ट है आपके पास DEF रीजन। तो इसमें जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे आपके पास क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन इंक्रीज होगा और वायर में क्या बननी शुरू हो जाएंगी, नेक्स एंड वेस्ट। आपको कहीं से पतली दिखाई देगी, कहीं से थोड़ी थोड़ी सी मोटी इन कंपैरिजन टू पतली वाली। अब ई जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस है यहाँ पर, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब आपने यहाँ से क्या किया, जैसे ही ये जो आपके पास ई पोर्शन है यहाँ पर स्ट्रेस पहुंच गया, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को डिक्रीज भी करोगे, ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रेस को डिक्रीज भी करोगे ना तो क्या होगा, आपकी जो वायर है वो टूटेगी, ठीक है।
मतलब आप ब्रेकिंग स्ट्रेस उस पर लगा चुके हो, फिर चाहे आप वायर को डिक्रीज कर दो, मतलब वेट को डिक्रीज कर दो, स्ट्रेस को डिक्रीज कर दो, वायर तो टूटेगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मैं दो ग्राफ बता रही हूँ और दोनों ग्राफ में से आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ एल्यूमिनियम का है और कौन सा ग्राफ चीनी मिट्टी का है। ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम का ग्राफ, ये दो आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से है। ठीक है, और दूसरा है आपके पास ये ग्राफ ए और ये है ग्राफ बी। हियर इट इज स्ट्रेस, हियर इट इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेस। आपको ये बताना है विच इज फॉर एल्यूमिनियम एंड विच इज फॉर, कौन सा हो गया, चीनी मिट्टी जो बर्तन होते हैं ना वो। तो ये आपको केमिस्ट्री में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाया और चीजें टूट गई, है ना। और एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की मैलिएबिलिटी, उसमें क्या होता है, फोर्स लगाते जाओ मटेरियल क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट होता चला जाता है। एक होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है आपके पास कि आप फोर्स लगाओ और वायर किस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो मेटल हो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर्स में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन तो मुझे आंसर बताओ कि ये वाला ग्राफ चीनी मिट्टी का है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका, या फिर ये वाला ग्लास, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, या फिर आप बता सकते हो, मतलब एक इसमें एल्यूमिनियम का है और एक चीनी मिट्टी के बर्तन का है, तो दोनों में से कौन सा किसका है, ग्राफ ए और ग्राफ बी। ठीक है, आंसर दैट।